नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश वर्मा जी। इन्हीं से हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। कल जो है चुनावों के नतीजे सामने आने वाले हैं। अब सरकार किसकी बनेगी, जहाँ क्या रुख रहेगा, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे वर्मा साहब के साथ। वर्मा साहब, आपका जेके अपडेट में स्वागत है। वर्मा साहब, आपको क्या लगता है जिस प्रकार के एग्जिट पोल, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो एक ही तरह के एग्जिट पोल सभी ने दिखाए, लेकिन अगर हम अपनी ही बात करें जेके अपडेट ने जो ज़मीनी सर्वे किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल हट कर है। तो आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार के नतीजे जो है आपको आने की संभावना लग रही है? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, हमने कई बार देखा है जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे तब इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने वहाँ मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है भाजपा, उसकी सरकार बनते दिखाई दे रही थी। यही मेन स्ट्रीम मीडिया है जब इसने चुनाव से पहले कहा था 400 पार लोकसभा। तो ये एक आइडियाज़ होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कौन कर रहा है ये सर्वे। कई बार होता है कि एक पोलिंग बूथ पर मान लीजिए 2000 वोट हैं और एक सेम माइंड के 7, 8, 10 लोग निकलते हैं और उससे पत्रकार पूछ लेता है कि भाई किसको वोट डाला। किसी भी तरीके से वो एक ही पार्टी का नाम लेते हैं। जो बाकी 1900 वोट है उनका क्या आइडिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल साइज़ है वो कितना बड़ा है, उस पर निर्भर करता है। चूँकि ये एक वैज्ञानिक तरीका है, ये कमरे बंद करके यस नो करने वाला नहीं है। तो आजकल जिस प्रकार के आरोप लगते हैं कि सो कॉल्ड गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उनका सैंपल अपनी तरह का होता है। लेकिन ये पहली बार देखा गया, ये भी हैरानगी है कि जो गोदी मीडिया सो कॉल्ड, जो अब तक सर्वे में कभी भी उसने विपक्ष शो नहीं दिखाया आगे, ये पहली बार देखने को मिला कई चैनल्स के अंदर कि उन्होंने विपक्ष यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस आदि को बढ़त दिखाई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सर्वे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है। जिस तरह जेके अपडेट ने अपना हमारा जो अगर हम कहेंगे जो सर्वे का साइज था, एक संतुलित बनाने की कोशिश की। हमने 200 से 250 लोगों का जो है सर्वे किया है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। तो वो 200-250 जो लोग हमने किए हैं वो अलग अलग जगह में राजनीतिक के लोग भी हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, घरेलू महिलाएं हैं, सभी को हमने मिलाकर जो हमारा जो सर्वे है हमने उस पर आधारित है। हम बिल्कुल दावा नहीं ठोकते हैं कि हमारा बिल्कुल सटीक होगा, लेकिन जितना सटीक हमने करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल हमने किया है और ज़मीनी स्तर पर इसको हमने लाया है। अगर मान लीजिए जेके अपडेट का सर्वे सही बैठता है तो फिर आप क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी? देखिए, जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, अगर इसी को मान लिए जो आप कह रहे हैं, तो ये खंडी जनादेश तो वैसे भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये उससे और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होगी कि आखिर कौन पार्टी कहाँ से कितने विधायक ले पाएगी। इंडिपेंडेंट को बड़ा दिखाया जा रहा है हर सर्वे के अंदर, एग्जिट पोल के अंदर हमने भी 12 से 18 कि इंडिपेंडेंट बड़े जीत के आएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंडिपेंडेंट किसी पार्टी विशेष का चल दे। बिल्कुल। मैं आज देख रहा था इंजीनियर शेख रशीद को, जिनके बारे में सब ने ओपनली कहा कि ये दिल्ली का एजेंट है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उसके अलावा सज्जाद गनी लोन ने कहा, जबकि सज्जाद गनी लोन पर खुद आरोप है कि याद होगा कि जब पिछला 2014 का विधानसभा चुनाव उसने खुद कहा था मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं। तो अगर बी टीम के कथित तौर पर लोग बी टीम के दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद होता है। आज उसने कहा है, कल तक वो ये कह रहा था शेख रशीद चिल्ला कर बड़े आपत्तिजनक आरोप लगाते विपक्ष पर, कह रहा था कि ये 370 की मांग करेंगे तो मैं साथ चलूँगा, ये हुआ। आज उसने कहा स्टेटहुड की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिनकी सरकार बनने जा रही है, मैं इनके साथ आंदोलन चलाऊँगा। अब आप देखिए, अभी नतीजा आया नहीं, अभी से बयान ट्विस्ट करने शुरू हो गए हैं कई लोगों के। लेकिन पार्टियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया। जब बात करें कांग्रेस के, चन्नी जी पर्सनली मिल के भी आए हैं उनके साथ। किनके? इंजीनियर रशीद के साथ उनकी मुलाकात हुई है। नहीं, देखिए ये अफवाहें हैं, मैं बताऊं। नहीं, अफवाहें नहीं, करा जी ने साफ किया है। सुनो सही। देखिए, अफवाह ये भी उड़ी कि उमर अब्दुल्ला हिमाचल में बीजेपी के नेताओं से मिला है, ठीक है।
शर्त ये रखी गई जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बीजेपी कहते हैं हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। ये सब फेक खबरें हैं। नहीं, पर करा जी ने तो साफ किया है कि चन्नी की मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुलाकात मैंने नहीं सुनी इस तरह की खबर। उन्होंने ये कहा है कि ये मुलाकात जो थी वो उस लिए थी कि जब इंजीनियर रशीद जेल में थे तो उनके लिए आवाज़ उठाई थी चन्नी ने, तो उसी पैटर्न तो आप चीज़ मिक्सअप नहीं हो सकती ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बयान, अगर ऐसा बयान होता तो अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने बमंडल मचाया होता कांग्रेस की जान को, कि देखिए कांग्रेस के आरोप क्या कर रही है। तो इस तरह की फेक खबरें बड़ी फैलती हैं, सरकार गठन को लेकर तमाम तरह की खबरें फैल रही हैं। उमर अब्दुल्ला के बारे में मैंने किस्सा सुनाया, कहीं उसकी कन्फर्मेशन नहीं है, कहीं उसका खंडन भी नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह हमने चलाई थी खबर जेके अपडेट ने कि इंजीनियर शेख रशीद श्रीनगर के एक होटल मिला भाजपा के बड़े नेता से, और उसका खंडन आज तक नहीं हुआ, ना इंजीनियर रशीद ने किया, ना बीजेपी ने किया। इन खबरों पे थोड़ा लगता है कि कोई सदाकत होगी, लेकिन इस तरह की खबरों से मैं समझता हूँ ये खबरें उड़ाई जाती हैं, प्लांट की जाती हैं, और तमाम तरह के, आप देखिए ना, आगे और चर्चा करेंगे सवाल, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब भी तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किस तरह एक दूसरे को डेंट लगाया जाए और सत्ता के लिए लोगों को जोड़कर आगे बढ़ा जाए। अगर कश्मीर संभाग में एनसी अपर हैंड रहती है, जम्मू संभाग में बीजेपी अपर हैंड रहती है, तो क्या एक बार फिर से एनसी और बीजेपी की सरकार बन सकती है, जिस प्रकार से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, कि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने खित्ते से जो है वो जनादेश मिला था? तो इस बार भी ऐसा ही होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि एनसी और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं? देखिए, आजकल कहते हैं ना, सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त है ना दुश्मन है। हाँ, एक उदाहरण जरूर है, दो उदाहरण जरूर हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकते, बीजेपी और लालू यादव की पार्टी एक नहीं हो सकती। ये भी उन्होंने भी एक मिसाल कायम करने की कोशिश की अभी तक। कश्मीरी लीडरशिप का सवाल है, वो कभी भी किससे मिल सकते हैं। आपको याद होगा जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला MOS फॉर्म बने थे, बिल्कुल, और बीच बीच में जो बयान भी आते रहे, पार्ट रह चुकी है, बीच बीच में इनके जो बयान भी आते रहे फारूक अब्दुल्ला के पिछले 1-2 साल में, वो कभी लगता था कि आज ही बीजेपी में चले जाएंगे, उनकी तारीफ करते थे PM की। लेकिन जिस प्रकार पिछले 3 महीने से बयान उनके बड़े हार्ड लाइनर तरीके से बयान आया है, परसों उनका बयान था कि अगर बीजेपी के साथ जाऊंगा, जो अफवाहें उड़ रही हैं, तो ये मेरा पॉलिटिकल सुसाइड होगा। जो भी जाएगा, अपने लिए नहीं कहा, उसने पूरे कश्मीर के लिए कहा। चूँकि कश्मीर की लीडरशिप के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा दिल्ली के साथ चलते हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो सवाल है आपका। लेकिन फिलहाल ये लगता है जो फारूक अब्दुल्ला जी दमखम के साथ कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ कतई नहीं चाहेंगे, इसको हम कोई पत्थर की लकीर भी नहीं कह सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो जाएंगे ही बीजेपी के साथ, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 48 का है, 90 + 5 95। अब कांग्रेस कितना लाती है? देखो, इसमें दिलचस्प पहलू क्या है कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है, पहले तो सरकार का दावा उसे दिया जाएगा जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाएगी। बिल्कुल। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की माने तो उनके अनुसार एनसी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल। तो अगर उन्हीं का ही एग्जिट पोल सही होता है तो एनसी अगर सबसे बड़ा दल बनकर सामने आती है तो क्या वो किस किस के साथ सरकार बना सकते? देखिए, हमें लगता है कि एक तो एनसी कांग्रेस का तो है ही है, प्री पोल अलायंस। उसके अलावा पीडीपी ने कहा है कि हम किंग मेकर की भूमिका में है, और उसका जो लेटेस्ट जो जानकारी मिल रही है महबूबा के करीबी सोर्सेज से, उनका अगर ये सरकार बनाते हैं तो हम इसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस के साथ लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला से पीछे रिश्ते, उन्होंने नंदनाग रजौरी संसदीय सीट को लेकर बड़े खटासपूर्ण रिश्ते बन गए थे, उनसे सीधी उनकी बात नहीं है। लेकिन बयानात जो आ रहे हैं उसमें फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर लाइक माइंड लोग जो इस तरह का बयान देते हैं कि हमारी भूमिका होगी अगर ये सरकार बनती है सेकुलर फोर्सेस की, तो फारूक अब्दुल्ला ने उसका स्वागत किया है। यानी कि माइंडसेट सबका चेंज हो रहा है, हर कोशिश में है कि सरकार हमारी बने, लेकिन बीजेपी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। वही दूसरा पहलू, वही मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा पहलू यही है, अगर सबसे बड़ा दल बनकर बीजेपी सामने आती है तो बीजेपी
किस किस के साथ सरकार बना सकती है? क्या ऑप्शंस हैं बीजेपी के साथ? एक ऑप्शन तो अभी हाल ही में खबरें चल रही हैं, वो भी सामने आ रहा है कि उपराज्यपाल जो है वो जम्मू कश्मीर में 5 विधायक मनोनीत करने जा रहे हैं, तो वही पीओके के जो सीटें हैं उन्हीं पर। अब वो कब होते हैं, कब करते हैं, चुनावों के बाद होते हैं, पहले होते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो मनोनीत कर देते हैं तो क्या ऑप्शन रहेंगे बीजेपी के पास? देखिए, इसमें संविधान के जानने वालों के दो मत हैं नामांकन को लेकर। कुछ का कहना है कि संविधान इजाज़त देता है कि आप सरकार गठन से पहले नामांकन कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसका फैसला जब सरकार होती है, निर्वाचित सरकार से कहते हैं, उसमें उस कैबिनेट फैसला होता है, चीफ मिनिस्टर की मार्फत वो गवर्नर को चिट्ठी जाती है कि हमने ये 5 लोग तय किए, इसका आप ऐलान कर दीजिए। एक तो बात होगी। आपने कहा अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी 5 से तो गिनती शुरू करेगी, जबकि विपक्ष पहले से 1 से करेगा। ये हो गए। उसके अलावा सज्जाद और गनी लोन, भले वो कहते रहे शेख रशीद भी एजेंट है, अल्ताफ़ बुखारी जा सकते हैं उनके साथ, ठीक है। जैसे उधमपुर से कह रहे हैं, अभी हम नहीं कह सकते कल नतीजा क्या होगा, वो जो खजूरिया, पवन खजूरिया, हम दावे से नहीं कह सकते। ये एक चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं सर्कल में कि अगर वो जीतता है तो वो बीजेपी में घर वापसी कर सकता है, बीजेपी ले लेगी। जैसे पवन गुप्ता को उन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंट जीता था, इसी पवन खजूरिया को हराया था उसने, ठीक है ना। तो हमारा मानना इस तरह कई कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के भी रेबल हैं, जैसे कि सतीश शर्मा उसके छंब में उसके खिलाफ तारचंद के खिलाफ खड़ा हुआ। इस तरह कई रेबिलियन हैं जो अगर वो जीतते हैं, जैसे आपका सुरनकोट में है, शाहनवाज चौधरी के खिलाफ चौधरी अकरम खड़े हुए, हालांकि तीसरा जो थे बुखारी मुश्ताक, उनका देहांत हो गया। अगर वो जीतते हैं तो रीपोल होगा, समझे ना। तो कहना मतलब इस तरह कई जगह रिबल खड़े हैं। अब इसके सामने रिबल खड़े हैं, कर्रा साहब के सामने एनसी का एक रेबेलियन खड़ा है वहाँ। अगर अब स्थिति तब देखने वाली दिलचस्प होगी, अगर वो रेबेलियन जीत जाता है तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, उसका अध्यक्ष हार गया उससे। तो बड़े अभी पेच हैं, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ खाली कांग्रेस अध्यक्ष की बात मत कीजिए, भाजपा अध्यक्ष की भी साथ दांव पर वो है। अगले सवाल में उसका जवाब आएगा। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जो विपक्षी दल है, वो इतना हल्के में ना ले, और मैं समझता हूँ हल्के में ले भी नहीं देंगे। उनको पता है कि वो कोई दाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है। मेरी बीजेपी के कई नेताओं से बात होती है, दिन भर रात तक होती है। एक कार्यकर्ता ने तो ये भी कहा, कार्यकर्ता इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो बरसों बरस से काम कर रहा है, कह रहा है वर्मा साहब अगर इस बार सरकार नहीं, फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में कभी जिस प्रकार के दिल्ली और यहाँ के हालात हैं देखकर। तो मैं कहा यार सियासत में कुछ नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कब क्या हो जाए किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर देखें, बीजेपी अपने स्तर पे हर समय कोशिश कर रही है। दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, बीजेपी के तो बड़े लोग, जैसे आपने जो सवाल किया शुरू में महबूबा मुफ्ती है उसका, राम माधव जैसे जो क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु हैं, वो गुरु लोग भी लगे हुए हैं अपने तरीके से, क्योंकि उसमें उनकी पीएचडी की हुई है इन चीज़ों को जोड़ तोड़ करने में। तरुण चुग के बारे में आमतौर पे ये भी कहा जाता है पार्टी के भीतर, वो केवल बयान देने में बयान बहादुर हैं, उनके बस का नहीं है इन चीज़ों को जोड़ तोड़ करना, लेकिन इसमें राम माधव माहिर हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, पिछली सरकार में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, और सरकार गिराने में भी उनकी भूमिका थी और बनाने में भी उनकी भूमिका थी। यह तो रहा कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी, ये तो कल तय हो ही जाएगा। कल जैसे ही सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद दिल की धड़कनें, आज की रात क़यामत की रात है सबके लिए ही। तो कल देखते हैं इस पर क्या होगा। लेकिन जिन प्रकार के हालात बन रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज होना इस समय एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद भाजपा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में विकास की लहर है, लोग खुश हैं, धारा 370 चली गई है। ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को उन्हें साबित करना है, प्रूफ करना है पूरे वर्ल्ड के सामने, तो बीजेपी का सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। कैसा मानते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये हमें मान के चलना चाहिए, और मानते भी हैं लोग कि जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू, भाजपा और संघ के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रहा है, हमेशा से रहा है, प्रजा परिषद के वक्त से रहा है, सब जानते हैं। तो हम समझते हैं कि
बीजेपी शुरू, जैसे मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा, बीजेपी की हर संभव कोशिश होगी किसी भी स्तर से यहाँ अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन आपको याद होगा जो इनके पिछले दिनों बयान आए हैं कि जम्मू से चीफ मिनिस्टर होगा, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू से ही चीफ मिनिस्टर थे, और अलग बात है कि मुसलमान थे, इनका हिंदू आएगा। तो इस पर तमाम तरह की बातें, हाँ, ये चीज़ बहुत चल रहा है इस समय, ट्रेंड काफ़ी है कि हिंदू सीएम, डोगरा सीएम। सोशल मीडिया में मैं एक वीडियो सुबह देख रहा था, एक सज्जन बोल रहे थे लोकल डोगरा बिजनेस, उन्होंने कहा ये जो इस तरह के बयान दे रही है बीजेपी, क्यों भ्रम कर रही है जम्मू के डोगरास को। अगर इतनी डोगरा हितैषी है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बाहर के होते हैं, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं अभी तक इसका बनाया डोगरा, उपकुलपति क्यों नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाए, डीजीपी क्यों नहीं बनाया डोगरा, मंडलायुक्त क्यों नहीं बनाया, बाहर के आईएएस लाकर बाहर के लोग ला क्यों बैठाए जा रहे हैं। तो उनका भी तर्क एक अपना है, उनका ये केवल एक नारा भर है। और इसलिए, और लोग ये भी कह रहे हैं, अगर हिंदुओं के इतने हितैषी हैं तो गृह मंत्री ने ये बात क्यों कही कि हम मुहर्रम और ईद पर 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। ये लोगों के अंदर एक चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन हम समझते हैं नहीं, मुहर्रम और ईद पे गैस सिलेंडर फ्री देना, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुस्लिम भी इसी देश का हिस्सा है, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम भी इसी देश का, तो गृह मंत्री का किसी समुदाय को कुछ भी देने का वो पूरा अधिकार रखते हैं। नहीं, उसमें बारीक अंतर यह है कि जिस प्रकार निचले स्तर पर एक डिवाइसिव चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए लोग बोल रहे हैं, हिंदू बोलते हैं, मुसलमान तो बोलते ही हैं, वो कहते हैं जो यार ये किस तरह की बातें हो रही हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बीजेपी के लिए ये चुनाव, यहाँ सरकार बनाना, और आप देख रहे हैं कि 10 साल से चुनाव कब हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा करवाइए भाई चुनाव, और उसके बाद जो पहाड़ियों को जोड़ा गया, उनके लिए रिजर्वेशन की गई, अच्छा दलित शेड्यूल कास्ट के लिए उनके लिए रिजर्वेशन सीटें की गई, बड़ा कुछ किया गया, कहने का मतलब यह है। और एलजी को एम्पावर किया गया कि कुछ जैसे दिल्ली में केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच शक्तियों का बंटवारा है, उसी तर्ज पर यहाँ भी करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर देखिए, बीजेपी के लिए ये बड़ा एक जीवन मरण का प्रश्न है। और क्योंकि ये आप जानते हैं कि कश्मीर से जो वोट इस बार हुआ है या लोकसभा में, वो कोई ये कह के नहीं हो सकते कि कोई उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत वोट डाले हैं। इस तरह की बातें आ रही कि उन्होंने एग्रेशन के तौर, गुस्से के तौर पे भी वोट डालने की कोशिश की है कि हम अपने गुस्से को मैक्सिमम वोट डालें ताकि कल को सत्ता परिवर्तन की स्थिति बने। कश्मीरी ये भी कह सकते हैं, जिस तरह आपने 2019 की बात करी, हम अगर बीजेपी सरकार बनाने कामयाब होती है तो ये एक मोहर होगी हमेशा के लिए कि जो फैसला दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार, अमित शाह ने लिया, उसको लोगों ने तस्दीक किया अपनी मोहर के वोट के साथ। और अगर 1% अगर इसमें कहीं झोल होता है, गड़बड़ी होती है कहीं भी किसी प्रकार से, तो कश्मीर से इस तरह की आवाज़ें भी उठेंगी, ये कहीं रेफरेंडम तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया लेवल की खबर नहीं बनेगी, ये विश्व स्तरीय खबर बनेगी और बड़ी नज़रें हैं लोगों की। और मैं एक कोट करना चाहूँगा, मैं कल कहीं पढ़ रहा था, एएस दुल्लत जो रॉ के और आईबी के डायरेक्टर चीफ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है, सानी नहीं है। जो उनका नेटवर्क कश्मीर में है, अभी भी है, इतने साल हो गए सेवानिवृत्त हुए, हालांकि डोभाल साहब भी हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका भी अच्छा हुआ, लेकिन जो दुल्लत साहब का नेटवर्क है, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि एनसी और कांग्रेस सरकार फॉर्म करने जा रही है, और अगर स्थितियाँ भिन्न होती हैं तो ज़बरदस्ती कुछ की जाती है तो फिर हालात ठीक नहीं हो सकते। मतलब कहने का, उन्होंने बिटवीन द लाइन अगर पढ़ी है तो उनका कहने का मतलब है कि जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, आएंगे, अगर उसके अनुकूल बिल्कुल ठीक तरीके से चीज़ें बनती हैं, सरकार गठन हुई हो, तो वो एक खुशामदीद स्थिति बनेगी। जमात का इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट, अब जिस हिसाब से सर्वे में हमने देखा है, आ रहा है कि जमात भी सीटें ले रही है, इंजीनियर रशीद की पार्टी भी सीटें ले रही है, सज्जाद लोन भी सीट ले रहे हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब भी सीट लेंगे। हालांकि डीपीएपी का कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ज़्यादा वो सीट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे।
लेकिन इसी बीच निर्दलियों का जो भी बोलबाला रहेगा, जैसा कि आपने पहले कहा, तो क्या अगर बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो क्या इन सब को साथ लेके भाजपा चल सकती है? देखिए, भाजपा जब लार्जेस्ट पार्टी होगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी संवैधानिक कि वो सरकार बनाए। और सरकार बनाने के लिए मैं आपको एक पुराना रेफरेंस देता हूँ कि समाजवादियों और जनसंघ में कभी नहीं बनी, लोहिया, डॉक्टर लोहिया के। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समाजवादी कम्युनिस्ट तक ने जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया। आज तक आरोप लगते हैं कि संघ को और भाजपा को मजबूत करने में समाजवादियों की भूमिका रही उस दौर के वक्त की। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक बात तो है सज्जाद गनी लोन हो, अल्ताफ़ बुखारी हो, और अब इंजीनियर शेख रशीद, इनके बारे में तो पत्ते खुल चुके हैं कि कहाँ से धागे खींचे जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये खुद समर्थन देंगे, ऐसा हमारा राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है, क्योंकि हर आदमी चाहता है सरकार बने। यहाँ पीडीपी जा सकती है बीजेपी? बिल्कुल नहीं जा सकती। पीडीपी के बारे में जो उनके बेहद करीबी सूत्र बताते हैं महबूबा मुफ्ती परिवार के, उनका वो आज तक उस चीज़ का पश्चाताप कर रहे हैं जो उन्होंने उस टाइम, वो बड़े मुफ्ती साहब की फैसला था, वो खुद साइलेंट तरीके से आपस में बैठ के गप लगाते हैं, कहते हैं नहीं वो फैसला हमारा, हम सोचे कुछ थे, नतीजा कुछ निकला। तो मैं समझता हूँ जो आपने फारूक अब्दुल्ला की बात करी, एनसी की बात करी, हालांकि वो ये बात कह रहे हैं अगर फारूक अब्दुल्ला आते हैं तो फिर तो बीजेपी को सरकार बनाने में, लेकिन फिर वहां पे सीएम का पेच फंसेगा। सीएम का पेच फंसेगा क्योंकि भाजपा ने नारा दिया है डोगरा सीएम, हिंदू सीएम। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर वहां पर क्या कश्मीरी लीडरशिप इसे स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए उसने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ जाएगा, उन्होंने अपनी बात कही, जो का मतलब जितने बाकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद गनी लोन है, अल्ताफ़ बुखारी है, या आपका मतलब है, राजनीतिक मौत होगी। हाँ, राजनीतिक मौत होगी, उन्होंने कहा है। क्योंकि पीडीपी एक ऐसा कश्मीर के इतिहास का पन्ना है कि जिसे पढ़ना चाहेगा भी आदमी, लेकिन नहीं पढ़ेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा उसको कि आखिर क्या हशर हुआ पीडीपी के। मैं इसी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। आप याद करिए 2014 में चुनाव हुए थे पिछला, उस टाइम पीडीपी कश्मीर की लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 थी, कांग्रेस 12 थी, बीजेपी 25 थी। अब ऐसा लग रहा है कि समय का चक्र उल्टा चल रहा है कि वहाँ एनसी 15 पे थी, एनसी कहाँ पहुँच रही है, पीडीपी कहाँ चलेगी। कांग्रेस अपना लगता है कि पुराना रिकॉर्ड भी शायद ना मेंटेन कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक है ना। और बीजेपी को लेकर भी जो सर्वे आ रहे हैं, 5 को छोड़ दीजिए, नामांकित को छोड़ दीजिए, जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे के मुताबिक वो 22 पे फंस रही है, ये सर्वे जो एग्जिट पोल है। लेकिन हमारा फिर भी मानना है कि एग्जिट पोल पे हम यकीन नहीं करते, हम बार बार कह रहे हैं, और ये सैम्पल साइज पे निर्भर करता है। और जहाँ तक आपने आज़ाद साहब की बात करी, DPAP की, देखिए वो जिस तरह की नई डेवलपमेंट चल रही हैं दिल्ली में, हमें सूत्र हैं हमारे, वो भी बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो 2 साल पहले उन्होंने कदम उठाए, आज उसका पश्चाताप करने में लगे हैं। लेकिन उनका पश्चाताप तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि उनको अपने पुराने घर में वापसी नहीं मिलती। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अपना दल का विलय करता हूँ। उन्होंने कहा कुछ भी करिए, तभी कहते हैं ना सियासत में सियाने लोग, क्या दुश्मनी वहाँ तक रखिए कि कल को हाथ मिलाने की गुंजाइश रहे, शर्मिंदगी ना हो। आज़ाद साहब ने किताब के अंदर भी बड़ा कुछ कहा गांधी परिवार के बारे में, और जो बोला सबके सामने है। तो हाँ, मैं ये जो कहूँगा एक बात आज़ाद साहब के प्लस में, अगर आज़ाद आज कांग्रेस में होते, वो बेजोड़ चीफ मिनिस्टर का, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और कांग्रेस को भी उसका लाभ मिलता। बिल्कुल, आज़ाद को तो मिलता ही मिलता। और आज गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर सामने एक बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई देते। देखिए, पीडीपी का तो आपने बता दिया है कि भाजपा के साथ जाने से उसकी साख गिरी, फिर भी उसने सरवाइव किया है। अगर हम कहें तो बिल्कुल अगर गिर गई, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सरवाइव किया है, गेन किया है, भले ही सीटें कम आए। और जितने लोग छोड़ भी गए, सबसे बड़ी बात है, अल्ताफ़ बुखारी हो, बड़े बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के भाग गए, बिल्कुल, और वो अकेले रह गए, फिर भी वो संघर्ष करते रहे। बिल्कुल। लेकिन
कांग्रेस कहाँ कमज़ोर रही? कांग्रेस ने का पिछला प्रदर्शन अगर देखा जाए तो इस बार तो राहुल गांधी ने जी जान लगाई, बिल्कुल प्रियंका गांधी भी आए, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हाँ, जो बड़े लीडर आए थे वो शायद एसी रूम से बाहर नहीं निकल पाए, जहाँ तक मुझे लगता कौन है। बड़े? बड़े लीडर बहुत से थे यहाँ पर, और भी जो आए हैं वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित थे। उससे अतिरिक्त उन्होंने कोई पर्सनल निजी रूप से कोई रैली नहीं की, कोई सभा नहीं की छोटे स्तर पर भी। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी रही है, जो कांग्रेस जो प्रत्याशी थे उनको आगे बढ़ाने में। नहीं, हमें लगता है आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। एक बात ये भी है, हमें लगता है कि जो जिनको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी प्रत्याशियों का नाम तय करने की, उसमें उन्होंने एक विलम्ब बहुत किया, देरी बहुत की। ठीक है। मसलन अगर हम 2 सीटों की भी बात करें, आरसपुरा और बाहू की, आप देख ही रहे हैं आखिरी मूवमेंट में इनके नाम ऐलान किए गए। और भीतरी जो सूत्र कांग्रेस के बताते हैं कि उसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये भूमिका निभाई। और अब नतीजे अगर कांग्रेस के इतने बुरे आते हैं, निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरना ज़रूरी है, ये बता दूँ। और उनमें से कुछ नेता नई दिल्ली के इतने करीब चले गए हैं कांग्रेस के, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल होगी। क्योंकि देखिए ना, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, आपने देखा बिश्नाह में देखा प्रियंका गांधी आई थी, वो जो है कुंदन की जो कैंडिडेट है, नीरज कुंदन। हाँ, मैं गया बिश्नाह, जो उसके आने से पहले मुझे लगा कि डॉक्टर राजीव भगत जो हैं, राजीव भगत शायद नाम है, वो बीजेपी के वो एज पे थे। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कौन जीत रहा कौन आ रहा है, टक्कर है, फाइट की स्थिति है, बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह और भी सीटें हैं जो फाइट की स्थिति में आ गई। फाइट की स्थिति में हम आपकी आरएसपुरा सीट, आरएसपुरा जम्मू साउथ में जबरदस्त फाइट है, बाहू सीट पर जबरदस्त फाइट है, बिल्कुल 100%। अगर हम बात करें तो जम्मू ईस्ट में भी फाइट देखी जा रही है, बिल्कुल बहुत सी सीटें हैं। लेकिन छंब में तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने। छंब में देखिए मदन लाल शर्मा का जो बेटे हैं सतीश शर्मा, बिल्कुल वो उसमें अच्छी टक्कर दे रहे हैं। वहाँ दरअसल कहते हैं कि वहाँ कास्ट पोलराइजेशन बहुत हुआ है, जो सुनने में आया है। ये तो छंब का विषय हो गया। आप चिनाब वैली की बात करें या पीर पंजाल की बात करें, जहाँ बीजेपी ने मैक्सिमम दमखम दिखाया, पहाड़ियों को अप्लाई वो कैटेगरी दी और उसमें बहुत काम हुआ। डॉक्टर जितने ने काम किया बहुत किश्तवाड़ वगैरह में। लेकिन वहाँ की जो खबरें बाद में आई हमारे पास, जो सोर्सेज से, अब कई बार खबरें गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं, लेकिन हमारे सोर्स कहते हैं आमतौर पे ठीक ही खबरें निकलती हैं, जाने परखे होते हैं। तो वहाँ पर जो उम्मीद थी बीजेपी को इन 2 खास तौर से इन रीजन में, चिनाब वैली और पीर पंजाल में, और उसमें उनको चुनौती मिल रही है, जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे रविंद्र रैना का, वो नौशहरा सीट से कंपटीशन में है, बहुत टफ कंपटीशन है। सुरेंद्र चौधरी जो है वो भी मजबूत दावेदार है, वहाँ पे बड़े वो एज पे दिखाई देते हैं, उनकी जो स्थिति है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रजौरी जो सीट है, विबोध गुप्ता, वो भी फाइट है ज़बरदस्त। हालांकि उनके खिलाफ जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया वो नया सा आदमी है, बिल्कुल कोई उसकी ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, नया चेहरा एकदम। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ उस दिन सीन ऐसा बना कि देखिए ना, मैं जब पोलराइज करूँगा तो उसका नफा नुकसान सामने वाले को भी होगा, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया। तो कह रहे कि वो जो है, वो जो कैंडिडेट कांग्रेस का है मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहा है। अब नतीजे कल आएंगे, कितने घंटे बाकी रहे, कल सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसी कई सीटें हैं चिनाब वैली की और पीर पंजाल की, जिन पर शुरू में हम भी लोग मानते थे कि बीजेपी एज पर है, लेकिन बीजेपी के साथ वहाँ साफ तौर पर कड़ी फाइट दिखाई दे रही है। तो चलिए वर्मा साहब, इसी के साथ हम अब चर्चा भी समाप्त करते हैं। और जहाँ तक हमने पूरा जो चर्चा का विषय था हमारा यही था कि एनालिसिस करना था कि कैसे हालात जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में बन रहे हैं। कश्मीर की बात जो कहूँगा मैं, कश्मीर में देखिए ना, दिलचस्प एक पहलू ये है कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, वो डिप्टी CM रहे PDP से, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे बारामूला से, वहाँ वो बारामूला प्रॉपर सीट से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट। उनके मुकाबले AIP उसकी शेख रशीद की शुएब लोगों ने शायद, और तीसरा जो कैंडिडेट है उनका भतीजा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेग है।
और जो जानकारी मिल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि बेग साहब तीसरे नंबर पर हैं और लड़ाई जो शेख रशीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कैंडिडेट है उनके बीच में। इसी प्रकार इस चुनाव में बहुत से दिग्गजों की साख यस और राजनीतिक कैरियर बिल्कुल दांव पर लगा हुआ है। और इसी तरह की स्थिति अल्ताफ बुखारी के बारे में सुनने में आ रही है, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो हम ये कह नहीं सकते कि पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं तो वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में बारामूला में सज्जाद गनी लोन, उसका होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, और पिछली बार सेकंड आए थे वो जब लोकसभा चुनाव हुआ था। इस बार हार गए और हारे बुरी तरह हारे। ऐसे आदमी सारे तिहाड़ जेल में बनता टेरर फंडिंग में। तो सियासत में कौन से समीकरण, कौन सा कार्ड, कौन सी तिगड़म चल जाए, ये उसी वक्त पता चलता है। तो चलिए सर वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा में लबोलबाब यही हमें नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार कल सामने आएगी, जो कल नतीजे सामने आएंगे, उससे यही लगेगा कि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा का जो है इस बार गठन होगा, जैसे कि अभी तक के हालात बने हुए हैं। बाकी कल चंद घंटे बचे हैं, चंद घंटे में ही सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। खैर, सरकार किसी की भी आए, जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दों का समाधान होना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।